सियासत में लालू प्रसाद यादव की वो धमक हुआ करती थी। वो दावा करते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। वक्त की बात है, आज 73 साल के लालू अदालत के फैसले से जेल में हैं। आज लालू यादव को अदालत ने चारा घोटाले में 5वीं बार सजा दी। 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माना। चारा घोटाले में वो 8वीं बार जेल पहुंचे हैं और कब तक जेल में रहेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी जमानत पर फैसला हाई कोर्ट लेगा। देखा जाए तो चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सजा के साथ भ्रष्टाचार का ये मामला अपने अंजाम तक पहुंच गया। सबसे बड़ा मामला डोरंडा कोषागार का ही था, जिसमें लालू समेत 75 लोगों को सजा दी गई। जनता के पैसों की बंटर बांट वाले लोगों को जेल जाना पड़ा। ये घोटाला किस तरह किया गया और इसके लिए कितना तिकड़म लगाया गया, ये सब कुछ आगे आपको बताएंगे। पहले देखते हुए कि आज रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में आखिर हुआ क्या है, वो आपको समझाते हैं। चारा घोटाले का चेहरा बन चुके लालू यादव को इस घोटाले के सबसे बड़े केस में सजा हो गई। 5 साल कैद की सजा मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को लालू को दोषी करार दिया था। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुना दी गई। पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है, उनको सेंटेंस सुना दिया गया है। 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाई कोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। 5 साल की सजा का मतलब यह है कि लालू यादव को हाई कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है, इसलिए उनके वकील हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। अभी लालू यादव को जेल में ही रहना होगा, जो फिलहाल रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती है। डॉक्टर के मुताबिक सजा के ऐलान से पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई। किडनी का प्रॉब्लम तो है ही, सब कुछ जानता ही है। स्टेज 4 में है उनका किडनी, तो उसके चलते थोड़ा सा उनका शुगर और बीपी फ्लक्चुएट करता है। अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में 38 लोगों को सजा सुनाई। इस तरह लालू समेत 5 लोगों को 5 साल की सजा दी गई है। इस मामले में 32 लोगों को 4-4 साल की सजा मिली है। अदालत 15 फरवरी को 37 लोगों को 3 साल की सजा दे चुकी है, जबकि 24 लोगों को रिहा किया गया है। करीब 1000 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार मामला सबसे बड़ा है, जिसमें करीब 139 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। इस मामले में पशुओं को फर्जी तरीके से स्कूटर और बाइक पर ढोया गया। इसी तरह चारा और दवाएं भी फर्जी तरीके से खरीदी गई। अभी जब जजमेंट पूरा देखेंगे तब बताएंगे कि हम कितना संतुष्ट हैं, कितना नहीं हैं, क्या किन किन बिंदुओं पर विचार किया गया और ये जो सजा इस बिंदु पर पहुंचे हैं वो बिल्कुल सही है कि और होना चाहिए, ये सब देखना पड़ेगा। अपील में जाएंगे क्या सजा और जो है? अभी देखे ही नहीं, जब जजमेंट देखें तब न। प्रावधान है, अब अगर हम उससे संतुष्ट होंगे तो नहीं जाएंगे। डोरंडा कोषागार मामले में सजा के ऐलान के साथ चारा घोटाला अपने अंजाम तक पहुंच गया है। ये घोटाला अपने दौर का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसकी रकम ने तब देश को भी चौंका दिया था। जब मामले की जांच शुरू हुई और घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई, तो नेताओं और अफसरों की मिलीभगत सामने आई। चाईबासा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी की तो ये घोटाला सामने आया। सियासी हंगामे और दबाव के बाद मार्च 1996 में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। 1997 में सीबीआई की चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव को आरोपी बनाया गया। इसके बाद लालू यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार का कंट्रोल अपने पास रखा था। 2001 में जब झारखंड राज्य बना तो ये केस बिहार से वहां ट्रांसफर कर दिया गया। इनमें डोरंडा कोषागार समेत 5 मामलों में लालू यादव को सजा मिली है। हालांकि करीब आधी सजा काट चुके लालू यादव को लंबी जद्दोजहद के बाद पिछले साल अप्रैल में जमानत मिल गई थी। लेकिन 73 साल के लालू यादव एक बार फिर जमानत के लिए हाईकोर्ट के सामने होंगे। सत्यजीत कुमार, रांची, गुड न्यूज टुडे। तो 950 करोड़ के चारा घोटाले का खुलासा साल 1996 में हुआ था।
पर इस लूट की नींव तभी पड़ चुकी थी जब बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र हुआ करते थे। तब झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। सारे प्रशासनिक फैसले पटना से ही लिए जाते थे। अधिकारियों और नेताओं की साठगांठ से फर्जी बिल के वाउचर लगाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए लूटे जा रहे थे। आज जिस डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में लालू यादव को सजा हुई, वो केस इस घोटाले का इकलौता केस नहीं है। पशुओं और उनके चारे की खरीद के नाम पर पैसों की बंदरबांट झारखंड के दूसरे कोषागारों से भी हुआ करती थी। 1995 तक सरकारी खजाने से धीरे धीरे 950 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। 1996 में चाईबासा के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने घोटाले को उजागर किया। फिर जो सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, उसे पूरा होने में 26 साल का वक्त लग गया। इस दौरान करीब 93 मामले सामने आए, दर्ज किए गए, जिनमें से 5 मामलों में लालू प्रसाद यादव आरोपी बनाए गए। इन सभी मामलों में लालू यादव दोषी साबित हो चुके हैं। इनमें से एक दुमका ट्रेजरी घोटाले के केस में लालू यादव 3 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रह चुके हैं। 10 महीने पहले भी वो जमानत पर बाहर आए थे। डोरंडा ट्रेजरी मामला पहला मामला नहीं है जिसमें लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा मिली। इससे पहले आपको आगे की कहानी बताते हैं। चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी के केस में लालू यादव समेत 44 लोग दोषी करार दिए जा चुके हैं। चारा घोटाले से जुड़ा ये पहला मामला था जिसमें लालू यादव को 5 साल की सजा दी गई थी। इसी केस की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता मेंबरशिप छिन गई थी। 77 दिनों तक जेल में सजा काटने के बाद लालू यादव को उसी साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। दूसरा मामला देवघर ट्रेजरी से जुड़ा हुआ। देवघर ट्रेजरी से 84,53,000 रुपए अवैध तरीके से निकाले गए थे। चारा घोटाले से जुड़े इस दूसरे मामले में लालू समेत 38 आरोपी दोषी करार दिए गए थे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इस घोटाले में 3.5 साल की सजा हुई। चारा घोटाले से जुड़ा तीसरा मामला भी चाईबासा ट्रेजरी का है। इस मामले में लालू समेत 56 दोषियों पर अवैध तरीके से सरकारी खजाने से 33 करोड़ 67 लाख रुपए निकालने का आरोप। चाईबासा के इस मामले में भी लालू यादव को 5 साल की सजा हो चुकी है। दुमका ट्रेजरी केस चारा घोटाले से जुड़ा चौथा मामला, जिसमें लालू यादव पिछले साल 17 अप्रैल को ही जमानत पर बाहर आए। इस मामले में लालू 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी के लिए दोषी करार दिए गए थे। अब सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से दुमका ट्रेजरी केस में लालू को 7 साल की सजा दी गई थी। इसके अलावा उनको 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। लालू इस मामले में करीब 3 साल 4 महीने की जेल काट चुके हैं। तो डोरंडा ट्रेजरी घोटाला करीब 1000 करोड़ वाले चारा घोटाले से जुड़ा सबसे बड़ा मामला। इस मामले में 139 करोड़ 35 लाख रुपए झारखंड के डोरंडा कोषागार से अवैध तरीके से निकाला गया था। आज सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव समेत 75 दोषियों को सजा सुनाई। सीबीआई के लिए जांच आसान बिल्कुल नहीं थी। जिस वक्त ये केस सामने आया तब लालू बिहार की सत्ता में हुआ करते थे। केंद्र में उनके समर्थन से ही सरकार चल रही थी। शायद यही वजह रही कि इस केस की जांच से लेकर सजा तक के सफर में 27 साल का वक्त लग गया। भारत में घोटालों का इतिहास बहुत लंबा रहा है। आज़ादी के 1 साल बाद इस देश की इकोनॉमी में घोटाले का दीमक लग चुका था। आज़ाद भारत में अब तक करीब 43 बड़े स्कैम हो चुके हैं। देश का पहला आर्थिक घोटाला जीप घोटाला था, जो 1948 में सबके सामने आया था। तब पाकिस्तान से युद्ध के बाद भारतीय सेना के लिए 1500 जीप खरीदने का फैसला किया गया था। हालांकि ऑर्डर के उलट सिर्फ 155 जीपें ही भारत पहुंच पाई थी। जो पहुंची वो भी तय मानकों पर खरी नहीं उतरी थी, यानी खराब स्टैंडर्ड की थी। उस समय उस घोटाले में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त और बाद में नेहरू मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने वीके कृष्ण मेनन का नाम उछला था। हालांकि तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। 1996 में चारा घोटाले के सामने आने से पहले देश में 15 से ज़्यादा बड़े स्कैम्स हो चुके थे। इस घोटाले के बाद भी एक के बाद एक कई सारे स्कैम सामने आए, जिन्होंने भारत की बड़ी आबादी को झकझोर कर रख दिया। पर अक्सर नेता इन घोटालों की आंच से बचते आए हैं। नाम तो उनका खूब उछला, पर सज़ा कम ही नेताओं को मिली। पर घोटालों के लिए जिन नेताओं को सज़ा हुई उसके बारे में आपको बताते हैं। तो उसमें एक नाम
कांग्रेस नेता सुखराम का रहा। ये घोटाला था टेलीकॉम स्कैम। तब कांग्रेस नेता सुखराम दूरसंचार मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने हैदराबाद की एक निजी कंपनी को टेंडर दिलाने में सहायता की थी। सुखराम की वजह से तब केंद्र सरकार को 1 करोड़ 60 लाख रुपयों का घाटा हुआ। अब 2011 में अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुना दी थी। टेलीकॉम घोटाले के बाद हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाला काफी चर्चा में रहा। इस मामले में 2013 में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई। इस केस में 55 लोगों को दोषी करार दिया गया था। ये सभी 1999 से 2000 के बीच 3000 से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर कानूनी भर्ती के लिए दोषी पाए गए थे। तब नौकरी पाने वाले हर व्यक्ति से 3 से 5 लाख तक की रिश्वत ली गई थी। घोटाले के लिए सजा पाने वालों में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का नाम भी है। इन्हें भी चारा घोटाले में सजा हुई, जिसमें आज लालू यादव को सजा सुनाई गई। 30 सितंबर 2013 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद समेत 44 लोगों को सजा सुनाई थी, जिसमें जगन्नाथ मिश्र का नाम शामिल था और इस मामले में उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अब देखिए, सजा पाने वाले नेताओं में मधु कोड़ा का नाम भी आता है, जो साल 2006 में निर्दलीय विधायक होने के बावजूद झारखंड के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। 23 महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए उन पर कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले का आरोप लगा। सीबीआई ने इस पूरे मामले में मधु कोड़ा समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया। 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत में ये साबित हो गया कि मधु कोड़ा इस घोटाले के जरिए उन्होंने 4000 करोड़ से भी ज्यादा की काली कमाई की और उन रुपयों को विदेश में निवेश कर दिया। मधु कोड़ा को 3 साल की सजा के अलावा 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी शशिकला का नाम भी सजा पाने वाले बड़े नेताओं में शामिल रहा। साल 2017 में आय से ज्यादा संपत्ति के एक मामले में शशिकला दोषी पाई गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई। 4 साल तक जेल में रहने के बाद वो जनवरी 2021 में रिहा हो गई। और देखिए, बड़ी बात यह है कि इन घोटालों की जांच होती है, नेता पकड़े भी जाते हैं, उन्हें सजा भी होती है, पर जो नुकसान सरकारी खजाने को पहुंचता है उसकी भरपाई कतई नहीं हो पाती। यानी जनता का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आता। हालांकि ऐसे मामलों में ताकतवर नेताओं को सजा मिलने से आम लोगों में न्याय की उम्मीद जाग जरूर जाती है। आम लोगों में ये भरोसा बढ़ जाता है कि रसूख के दम पर कानून से ऊपर नहीं उठा जा सकता। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली गुड न्यूज़ का। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर देश है, सभी जानते हैं, लेकिन अपने ही समाज में जड़ें जमा चुकी हिंसा की समस्या को दूर करने में नाकाम हो जाता है। आए दिन वहाँ मास शूटिंग्स यानी सार्वजनिक जगहों पर फायरिंग हो जाती है, बेवजह लोग मारे जाते हैं। चिंता इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि छात्र भी इस गन कल्चर के शिकार हैं। स्कूल और कॉलेज में फायरिंग होती है, छात्र मारे जाते हैं। दौलत के दम पर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन लोगों की समझ को बदला कैसे जाए, उनको नॉन वायलेंस की अहमियत कैसे बताई जाए, कैसे समझाई जाए, ये अमेरिका पिछले कई सालों से समझ नहीं पा रहा। अब उसको एक रास्ता दिखाई दिया है। अमेरिका को जैन धर्म में एक उम्मीद दिखाई दी है। अमेरिका में रहने वाले जैन समुदाय के लोगों ने अमेरिका की 40 यूनिवर्सिटीज़ में जैन धर्म से जुड़े कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी दे दी गई है। यानी अब भारत का धर्म अमेरिका को अहिंसा का पाठ पढ़ाएगा ताकि वहाँ पर खून खराबा रुक जाए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बात बेबात गोली चल गई, कई जख्मी हुए, कुछ मारे गए। पुलिस कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी भी हो जाती है, लेकिन हैरान परेशान अमेरिका के पास आज भी इसका जवाब नहीं कि स्कूल या कॉलेज में गोली आखिर चली क्यों। इस सवाल लेजों में गोलीबारी का सिलसिला रुकता क्यों नहीं। 18 साल से कम उम्र के लड़के फायरिंग करते हैं और हत्या तक कर देते हैं। आखिर क्यों? स्कूल और कॉलेजों में ही नहीं, अमेरिका में मास शूटिंग्स यानी सार्वजनिक जगहों पर गोलीबारी की घटना सामान्य बात है, लेकिन बेहद आम हो चुकी इस हिंसा पर अब रोक लग सकती है। जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांत इस समस्या का समाधान बन सकते हैं।
जैन एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका यानी जैना के प्रस्ताव पर अमेरिका के 40 विश्वविद्यालयों में जैन धर्म पर कोर्स शुरू किया जा रहा है। इनमें जैन धर्म से जुड़े 30 से ज्यादा कोर्स पढ़ाए जाएंगे। जैन धर्म पर पीएचडी का कोर्स होगा। साथ ही अहिंसा और सात्विक आहार पर अलग अलग कोर्स होंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो कई सालों से इसके ऊपर काम चल रहा था। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं उसके ऊपर उसमें अपना सपोर्ट दे रही हैं यूएस में, और जो जैन्स हैं वहाँ पे जो कम्युनिटी है उसको प्रमोट कर रही है। इसी तरह से बाकी कंट्रीज़ में भी हम देखें तो अहिंसा के ऊपर काफ़ी आजकल अहिंसा इवन सात्विक आहार को लेके बहुत से ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, पढ़ाई कराई जा रही है। संस्कृत को काफ़ी जो हम देखेंगे बहुत सी कंट्रीज़ में संस्कृत के ऊपर भी काफ़ी बहुत से कोर्सेज होते हैं। तो जैनिज्म का एक बहुत अच्छा जैन जो कम्युनिटी है उन्होंने स्टार्ट किया है। अमेरिका में अब अहिंसा पर जोर क्यों है, इसे समझना मुश्किल नहीं। अमेरिका में पिछले साल करीब 700 मास शूटिंग्स हुई। इनमें 34 घटनाएं स्कूलों में हुई। चिंता की बात यह है कि स्कूलों में हुई फायरिंग में पिछले 2 वर्षों में 25 से ज्यादा छात्रों और सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। इस हालात को देखते हुए अब अमेरिका के लोग नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को अहमियत दे रहे हैं, और इसी वजह से जैना ने विश्वविद्यालयों के सामने कोर्स का प्रस्ताव रखा ताकि अहिंसा के अपने प्राचीन सिद्धांत के जरिए लोगों को हिंसा से दूर किया जा सके। अमेरिका और कनाडा में करीब 1.5 लाख जैन हैं। इसीलिए जैना अमेरिका, कनाडा और यूरोप के अलग अलग विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कोर्स तैयार कर रही है, जिसका खर्च अमेरिका में रहने वाले जैन परिवारों की तरफ से दिए गए फंड से उठाया जा रहा है। इससे पहले भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जैन और हिंदू धर्म पर एक पीठ की स्थापना की गई थी। अब 40 विश्वविद्यालयों में नए कोर्स को बनाने और लागू करने में करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण के लिए 150 करोड़ रुपए जैना ने जुटा लिए हैं। शिकागो में रहने वाले डॉक्टर जसवंत मोदी ने 96 करोड़ रुपए दान दिए हैं। दूसरे चरण के लिए 300 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय खर्च करेंगे। जैनिज्म का सवाल है, इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज करके एक इंस्टीट्यूशन है जैनिज्म के ऊपर, जहां उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया है। कई सालों से वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत से स्कॉलर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो इंडिया में आके उन्होंने टेम्पल्स विजिट किए हैं। बहुत सारे हमारे जो ओल्ड कल्चर को उन्होंने देखा, पढ़ा, समझा, और उसको वहाँ जाके वो स्कॉलर्स बने और उन्होंने अब पीएचडी भी की है जैनिज्म में। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकेगा। अमेरिका के अलावा इजराइल, खाड़ी देश और एशिया में भी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीएचयू और नालंदा विश्वविद्यालय को भी प्रस्ताव दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, गन कल्चर से जूझने को मजबूर अमेरिका क्या इसलिए अहिंसा के पाठ पर जोर दे रहा है, या फिर कोई और वजह है, बता रही हैं शिक्षाविद अनुभा श्रीवास्तव सहाय। वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए वहाँ के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जो हैं अहिंसा के बारे में पढ़ें, जो कल्चर है जैनिज्म का उसके बारे में जानें, और किस तरह से जो उनको कंट्रोल किया जाए, उनको किस तरह से उनकी प्रीचिंग्स हैं उसके थ्रू उन बच्चों का मेंटल जो है उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि अहिंसा जो है वो परमो धर्म है, हिंसा गलत है। ये बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। इस वजह से भी ये जो है काफ़ी मुझे लगता है यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और बहुत सपोर्ट मिल रहा है उसको। अब देखिए, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि जैन धर्म की अहिंसा और सात्विक जीवन पद्धति के जरिए अमेरिका के युवाओं की सोच बदलेगी। वो गन कल्चर से आसानी से निजात पाएंगे। यहाँ आपका ये समझना लाजमी हो जाता है कि अमेरिका में गन कल्चर की बात क्यों कही जाती है और वहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर या फिर स्कूल कॉलेजेस में फायरिंग क्यों होती है। देखिए, 2011 में एक सर्वे किया गया। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में हर 100 आदमी में 88 के पास बंदूक है। अब अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि एक दशक के बाद ये आंकड़ा और बड़ा हो चुका होगा। इसका नतीजा ये है, रिजल्ट ये है कि हर साल अमेरिका में हज़ारों लोगों की जान किसी न किसी किस्म की गन वायलेंस में हो जाती है।
अमेरिका में बंदूक खरीदना आसान है, उसे लेकर घूमने की इजाज़त है, इसलिए इस हिंसा पर लगाम नहीं लगा पा रहे। वैसे राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए कम से कम 18 साल का होना अनिवार्य है। ऐसे लोग जो भगोड़े हों, जो किसी भी तरह से समाज के लिए खतरा हो या फिर जो किसी तरह की मानसिक कमजोरी का शिकार हों, वो हथियार नहीं खरीद सकते। इसी तरह हथियार बेचने वालों को भी 21 साल से ऊपर का होना अनिवार्य है। हथियार खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, लेकिन ये सख्ती काम नहीं आती। आमतौर पर आसानी से लाइसेंस भी मिल जाता है। समस्या ये खड़ी हो जाती है कि कम उम्र के लड़के भी सीधे दुकान पर ना जाकर अपने दोस्त या फिर परिवार के किसी मेंबर से बंदूक खरीद लेते हैं। दूसरी समस्या ये कि हथियार सस्ते हैं, इसलिए आसानी से खरीदे जा सकते हैं। हालांकि जानकार एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आसानी से बंदूक मिल जाना ही समस्या की इकलौती वजह नहीं। परिवार में बॉन्डिंग नहीं होने से अमेरिका के लड़के आत्म केंद्रित हो जाते हैं, कम उम्र में ही अपना निर्णय खुद करने लगते हैं और मूल्यों से दूर हो जाते हैं। अगर जैन धर्म की पढ़ाई के जरिए सात्विक विचारों और अहिंसा को बढ़ावा मिलता है तो शायद इस गन कल्चर पर कुछ रोक आसानी से लग पाए। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई
दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे। और चलिए अब बात आपके काम की। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि अंतरिक्ष से भी ढूंढ निकालेंगे, ये जुमला है, पर जल्द ही ऐसी हकीकत से आप रूबरू होने वाले हैं। अब भी आप अंतरिक्ष से भले ही कुछ ढूंढ ना पाए हो, पर अगर आप अंतरिक्ष चले भी गए तब भी धरती पर अपने घर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होने वाली। आप अंतरिक्ष में बैठकर भी अपने घर पर नज़र रख पाएंगे। आप अपने घर से हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर बैठकर भी अपने घर की सुरक्षा को लेकर बेफिक्र हो सकते हैं। आपके घर की खिड़की दरवाजे खुले रह गए हों या फिर घर में किसी तरह का हादसा हुआ हो, उस वक्त आप जहां भी हों वहां आपको इसकी सटीक जानकारी मिल जाएगी। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके लिए ये जासूसी करेंगे। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने एक हीट सेंसिंग सैटेलाइट तैयार की है जो ऊर्जा उत्सर्जन का सटीक आंकलन करती है। जल्द ही ये सैटेलाइट लॉन्च भी होने वाली है और इस सैटेलाइट में हाई डेफिनेशन इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्टर लगे हैं जो रेडिएशन का पता लगाते हैं। यानी सैटेलाइट में लगे इंफ्रारेड कैमरा घर से निकलने वाली ऊर्जा की सटीक जानकारी आपको दे सकते हैं। दरअसल जब भी कोई वस्तु गर्म होती है तो उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। इसी रेडिएशन को सैटेलाइट आसानी से पकड़ेगा। इंफ्रारेड रेडिएशन का ये फ़ायदा हो जाता है कि ये हर उन चीज़ों का पता लगा सकती है जिसे तरह तरह की रुकावटों की वजह से रोशनी में भी नज़र नहीं आते। इस सैटेलाइट के ज़रिए 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की सटीक जानकारी आपको मिल सकती है। इस सैटेलाइट से ये भी पता चल सकता है कि आपके पड़ोसी के घर में कितनी लाइट्स ऑन हैं, कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम कर रहे हैं। इस सैटेलाइट में सुपर हाई रेजोल्यूशन डिटेक्टर लगे हैं जो अलग अलग इमारतों का डिटेल आपको निकालने में सहायता करेंगे। इसमें से पता ये चलता है कि किस घर से कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। इसीलिए इस सैटेलाइट के जरिए आपके बिजली बिल में कमी आ सकती है, जो आपके लिए फ़ायदे वाली बात है। सैटेलाइट बनाने वाली देखिए कंपनी दुनिया भर की कंपनियों, सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों को ये जानकारी देंगी कहां से कितनी ऊर्जा निकल रही है और इसे कहां और कितना कम किया जा सकता है। क्योंकि ये सैटेलाइट 2 डिग्री तक के तापमान की सटीक जानकारी दे सकता है, इसीलिए अगर किसी के घर में आग लग जाए या कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाए तो उसकी जानकारी तुरंत पहुंचेगी। इससे राहत और बचाव के काम में बड़ा ही फायदा हो सकता है। इस सैटेलाइट के लिए ब्रिटिश स्पेस एजेंसी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम खर्च कर रही है और अगले साल तक इस सैटेलाइट को फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का है। हीट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है
और इसके माध्यम से डिफरेंट लेयर्स का, डिफरेंट स्टेजेस का आपको लोकेशन पता चल जाता है, क्या होता है नहीं होता है। अब सैटेलाइट के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बड़ा ही रोचक एक प्रकरण लग रहा है। और एक बात सही भी है, जब से टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो पहले इसका उपयोग सामान्यतः रक्षा के क्षेत्र में किया जाता था, सुरक्षा के क्षेत्र में किया जाता था, लेकिन इसका एक होना चाहिए, इकोनॉमाइजेशन होना चाहिए, ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए। आज के दिन में तो आपका रोड से लेके आपके बारीक से बारीक तक वो आपको जानकारी देता है। यह बात अलग है कि जैसे गूगल जो अर्थ को है, अगर देखेंगे तो आप अपना घर, अपनी दीवार, अपनी चारदीवारी, अपने सड़क, हर चीज़, अपना गांव सब आप देख लेंगे। तो बड़ा ही, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हीट सीकिंग टेक्नोलॉजी लगा के बहुत ही अपडेटेड जो लाइव एक सिस्टम में रखना चाहते हैं कि जैसे आपका घर अभी दरवाज़ा खुला है, तो खुला है, अगर 6 महीने बाद आपको पता चलेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक करंट उसके साथ ये जोड़ने का एक प्रयास प्रतीत होता है, जिससे कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत अवगत कराया जा सके, अलर्ट कराया जा सके और उस पर कार्रवाई हो। तो यह होम सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा ही अच्छा कदम रहेगा। मतलब अच्छा कदम है, मददगार साबित होगा। जी जी जी। तो देखिए, नए सैटेलाइट बन रहे हैं, नए तरीके के इन्वेंशंस हो रहे हैं, जिनसे ये आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर में कौन दस्तक दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। अगर आप रेल से सफ़र करते हैं, जो आप करते होंगे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर अचानक से रेल सफ़र करने का प्लान बना है ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। रेलवे ने इमरजेंसी में तत्काल टिकट बुकिंग पर कंफर्म टिकट होने के लिए एक सेवा शुरू कर दी है, जिसके ज़रिए आपको तत्काल ट्रेन की सारी जानकारी मिल सकती है। इसमें आपको लाइन में लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं। IRCTC ने एक अलग ऐप कंफर्म तत्काल शुरू किया है, जिसके ज़रिए बड़ी ही आसानी से तत्काल टिकट आप बुक कर सकते हैं, वो भी सीट कंफर्मेशन के साथ। IRCTC ने इस ऐप के ज़रिए आप तत्काल टिकट आसानी से बुक करवा पाएंगे। और यही नहीं, ये ऐप किसी भी रूट पर चलने वाली ट्रेन्स में टुडे, टुमारो और डे आफ्टर के लिए तत्काल कोटा के तहत मौजूदा सीट्स की डिटेल आपको दे देगा। इस नए ऐप के ज़रिए आप एक साथ एक खास रूट पर चलने वाली सभी ट्रेन्स में मौजूद सीट की डिटेल एक साथ देख पाएंगे, जिससे न केवल आपका वक्त बचेगा, बल्कि टिकट ना मिलने का झंझट पूरा खत्म हो जाएगा। रेलवे के इस नए कदम से रेल यात्रा करने वाले लोगों को फ़ायदा होने वाला है। इस नए ऐप में आपके लिए क्या फ़ायदे हैं, चलिए विस्तार से आपको समझा देते हैं। तो देखिए, रेलवे की तरफ से लॉन्च किए गए इस ऐप पर आपको ट्रेन के लिए तत्काल कोटा के तहत मौजूदा सीटों की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आप अलग अलग ट्रेन नंबर डालकर भी खाली सीट बहुत आसानी से खोज सकते हैं। फ़ायदा आपका। और इसके साथ ही आपको इस ऐप पर घर बैठे ही संबंधित रूट्स पर चलने वाली सभी ट्रेन्स में जितनी तत्काल टिकट बची हुई हैं, उसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में टिकट बुकिंग के लिए एक मास्टर लिस्ट भी है, जिससे टिकट बुकिंग के लिए आपका समय कतई बर्बाद नहीं होने वाला। दरअसल ये सेवा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनके लिए कई बार किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तत्काल का टिकट मिल पाना बेहद मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे में यात्रियों को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है। यात्रा कैंसिल ना करनी पड़े, इसके लिए भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक नई सुविधा को शुरू किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आखिर में एक गर्व करने वाली तस्वीर। ये तस्वीर समंदर में हिंदुस्तान के शौर्य से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युद्ध के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों की समीक्षा की। ईस्टर्न नौसेना कमांड में आयोजित 12वें फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने पहले 21 तोपों की सलामी ली। इसके बाद वो यॉट INS सुमित्रा पर सवार हुए। फिर नौसेना के 44 युद्धपोतों की समीक्षा की। फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के साथ साथ तटरक्षक बल के जहाज़ों को भी शामिल किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समीक्षा से पहले सभी जहाज़ पूरे राजसी अंदाज में तैयार किए गए थे। INS सुमित्रा जब आगे बढ़ रहा है तो प्रेसिडेंशियल कॉलम। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू की परंपरा लंबे वक्त से चलती आ रही है। इसके जरिए भारतीय नौसेना अपने सर्वोच्च कमांडर को ये दिखाती है कि वो लड़ाई के लिए कितनी तैयार है। भारतीय नौसेना को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसीलिए इस बार का फ्लीट रिव्यू बेहद खास रहा। विशाखापट्टनम की ये तस्वीरें लहरों पर देश के पराक्रम का एक प्रमाण है। ADC, the Chief of the Naval Staff,
आए। सुमित्रा जब आगे बढ़ रहा है तो प्रेसिडेंट। तो चलिए अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।